अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। खैर, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि आप हमारा इंतजार कर रहे होते हैं, बिकॉज अब हमारे कुछ टाइमिंग्स जो है ना सेट से हो गए हैं। अच्छा, और आयरनी ये है कि जैसे ही हमारे टाइमिंग सेट होते हैं हमारे टाइमिंग्स खत्म होने वाले होते हैं। तो जैसे अब आपको पता है कम दिन नहीं रह गए हैं। जैसे हम आपके साथ अपना रूटीन, जैसे हमारा रूटीन सेट होता है ना, तो हमारा रूटीन बदल जाता है। तो ये कहना चाह रही हूँ। क्या मतलब कहना चाहती हूँ, मैं इधर ही बैठी हुई हूँ, मैं कह रही हूँ। बट एनीवे भाई, आप लोगों को समझ आ गई है। सो वी आर ओनली लाइक 10 days or so left now. हाँ, और चूंकि you're talking about 10 days, तो हम certainly आपको बताएंगे कि रमज़ानुल मुबारक का ये तीसरा जुमा था और आखिरी अशरा यहाँ से शुरू हो गया है। That's right. आज से ताकरातों का आगाज भी हो रहा है और यूजुअली जो डिवोशन है, जो इबादत हैं, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो बहुत ज़्यादा होती है इन दीज लास्ट 10 days. That's right. सो मसाजिद में रश पड़ जाता है, लोग अपने घरों पे एहतमाम करते हैं, यूजुअली ताकरातों पे एहतमाम करते हैं, लेकिन अब सिलसिला ये है कि इवन और तमाम ही रातों पे लोग खुसूसी एहतमाम कर रहे होते हैं। वो लास्ट 10 days डिवोट हो जाते हैं इस काम के लिए। और एतकाफ वालों का सिलसिला भी आज से शुरू हो रहा है। मसाजिद में आज जुमे की नमाज में मैंने देखा कि वो तैयारियां हो रही थी। हाँ, वो पर्दे और वो ऊपर जो इंतजाम होता है पर्दे का, वो जो सेक्शंस बनाने होते हैं, उन्होंने वो सारा मुकम्मल हो चुका है। आज असर के बाद से जो मोतकिफीन हैं वो मसाजिद चले जाएंगे और फिर वो आएंगे चांद रात को। अच्छा, लोग घरों में भी आपको पता है ना कि मतलब सिर्फ एहतिकाफ में बैठते हैं, तो सिर्फ मस्जिद में ही नहीं, घरों में भी जिनकी तैयारियां, खुसूसी तैयारियां होती हैं इस काम के लिए, तो वो भी आज से शुरू हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल करे और आप अपनी दुआओं में मुल्क पाकिस्तान को सबसे इम्पोर्टेंट याद रखें। और हमारे वज़ीर आज़म भी मदीना मुनव्वरा में थे कल तो, हाँ। और वज़ीर आला पंजाब में, दीगर सिंध की काबीना से लोग भी थे और बहुत से लोग नज़र आ रहे हैं। सो वहाँ भी आई होप के मुल्क सबसे पहले दुआओं में हम सब याद रख रहे हैं, क्योंकि मुल्क में हालात पर्टिकुलरली अमन व अमान के हवाले से बड़े कंसर्निंग है। हमें भी आपने याद रखना है। तो हमने बिल्कुल, प्लीज हमें भी याद रखिएगा। लेकिन एक दुआ जो थी, वो कलेक्टिव दुआ पूरे मुल्क की जो थी, वो पूरी हो गई। सो दैट इज वेरी गुड न्यूज। और एक हमारा जो जीत का तराना है, जो हम बजाने के लिए, सुनने के लिए तरस रहे थे, हमारे कान बेताब थे, वो चलना शुरू हो गया। हमने कह दिया था, याद है ना आपको, कि हम बस चाहते हैं कि हम ये जीत जाए मैच, ताकि वो तराना भी बजे और थोड़ी सी खुशी जो है। यस, जियो तो ऐसे। तो पाकिस्तान ने जी शानदार कमबैक करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ आज तीसरा T20 अपने नाम कर लिया है। और क्या जबरदस्त मैच था। मतलब ये होता है ना कि हम जीत गए, ओके ठीक है चलो, नो, इट वाज एक्चुअली अ डिस्कवरी ऑफ सो मेनी ऑफ आवर अपकमिंग स्टार्स, न्यू टैलेंट। देखिए, हम जाहिर है जब नहीं परफॉर्म करता कोई भी तो उस पे क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन जब करता है तो फिर क्या हम सर आंखों पे बिठाते हैं। और ऐसा मतलब हम तो बहुत ही ज्यादा करते हैं, परफॉर्मेंस भी फिर ऐसी जिसका हम तस्करा किए बगैर ना रह सकें। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैटर्स, खास तौर पर हसन नवाज की हम बात करेंगे। हसन नवाज ने सिर्फ 45 गेंदों पर 105 रन की नाकाबिले शिकस्त तूफानी इनिंग खेली है और इन्होंने रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। हाई स्कोरिंग मैच था, फास्टेस्ट T20 फ्रॉम पाकिस्तान। इससे पहले बाबर आजम का रिकॉर्ड था 2021 में, मेरा ख्याल है बाबर आजम का 49 गेंदों का। इन्होंने 44 गेंदों पर सेंचुरी बनाई है। सो आए और छा गए। पहले दो मैच में नहीं इनका बल्ला चल सका। हसन नवाज की इतनी कोई जबरदस्त इनिंग्स थी कि वो लिटरली एक पाकिस्तान की झोली में जीत जो है ना वो डाल दी कि अब ये लो रिकॉर्ड, ये मैंने बना दी है और अब खेलो। मोहम्मद हारिस भी जो इनका साथ दे रहे थे वो भी नए हैं और उन्होंने भी 44 रन बनाए हैं और जबरदस्त छक्के चौके उन्होंने भी मारे। सो पाकिस्तान 9 विकेटों से ये मैच जीत गया। कैन यू इमेजिन? यस, आई कैन इमेजिन, बिकॉज़ वी हैव डन इट इन द पास्ट। बहुत बैड पैच बीच में रहा है और अभी भी आगे का कुछ नहीं पता, बट एटलीस्ट यू नो व्हाट वी सॉ टुडे इज द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट वी वांट टू सॉ। तो इसलिए एक जबरदस्त किस्म का एक मैच जो था बड़े से बात है। अच्छा, सुबह ना ज़ाहिर जुमे की तैयारी, मैंने तो मैच ज़रा फॉलो किया और अब मेरी वालदा जुमे की नमाज के बाद हाइलाइट्स चल रही थी तो वो देख रही थी। अब अभी न्यूजीलैंड की हाइलाइट्स चल रही थी तो कहती है देख तो लो ये क्या हशर कर रहे हैं हमारा। मैंने कहा अम्मी ये मैच जीत गए, उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा। कहती है क्या ये 200 से ज्यादा रन इन्होंने बना लिए। मैंने कहा जी, और सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे, और 1 विकेट के नुकसान पे 16वें
ओवर में, यस विद सम ओवर्स रिमेनिंग आल्सो, 4 ओवर जो थे वो रह गए थे, तो वी वर वेरी कंफर्टेबल। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ क्रिकेट, दीज आर द काइंड ऑफ प्लेयर्स, दिस इज द काइंड ऑफ एक टेम्परामेंट दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट फॉर अ व्हाइल। तो ये हम चाहते हैं कि ये रहे। वांट टू सेलिब्रेट बिकॉज़ वी वर लुकिंग फॉर दिस विक्ट्री। अब जो सीरीज फैसला कुन मैच था ना आज का, वो हम जीत गए हैं, तो हम सीरीज में भी वापस आ गए हैं। 5 मैचों की ये सीरीज है, लेकिन इसमें भी कुछ गलतियां, कुछ कोताहियां हुई हैं। इनिशियली हसन की बैटिंग कैसी लग रही थी, बाद में उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हमें लगा। जाहिर है जब शॉटें लगना शुरू हो जाती हैं तो एकदम बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाती है। ये सारी बातें करेंगे साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम राशिद लतीफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, याया हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। तो बात करते हैं फिर। सबसे पहले तो हैं हमारे साथ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आखिर टॉप ऑर्डर हमारा चल गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे, हारिस चल ही गया। मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, आगे पीछे लोगों के नाम, इसको क्यों लेके गए, इसको क्यों नहीं लेके गए, बहुत सी चीजें हो रही थी राशिद भाई। लेकिन ये जो गए आफ्टर ऑल, उन्होंने कुछ कमाल दिखाई दिया, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो जो एनर्जी आप लोगों में और सब में आई है, ये तासुर गलत था कि पाकिस्तान के हारने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी ज्यादा हो जाती है जब पाकिस्तान जीतती है। कोई भी जीता है, चाहे वो यंग प्लेयर हो या पुराने प्लेयर हो, जिताते हैं तो वो एक अच्छा सा साइन मिलता है। और आज एहतिकाफ की बात कर रहे थे, तो मैंने तो यही सोचा था अगर आज हार गए तो मैं भी एहतिकाफ नहीं बैठ जाऊंगा दुआओं के लिए। लेकिन बहुत अच्छी कामयाबी है ये यंग प्लेयर के लिए, जहाँ पे अंडर प्रेशर नवाज खेल रहे थे, 2-0 कर चुके थे, जैसा भी ग्राउंड हो, जैसी भी बॉलिंग हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है और हारिस ने 200 प्लस चेज करना कदरे मुश्किल होता है जो टीम अंडर प्रेशर होती है, लेकिन बहुत उम्दा दोनों ने बैटिंग की है। और आज बॉलिंग को भी देखते हैं, आज पूरी बॉलिंग जो हम शिकायत कर रहे थे कि अब्बास को नहीं खिला रहे, अबरार को बिठा दिया, आज अब्बास भी खेला, आज अबरार भी खेला, सबने विकेटें भी ली, पूरी बॉलिंग नहीं कर रहे। आज शादाब ने पूरे ओवर किए, बहुत अच्छी बॉलिंग की, आउट किए। अबरार थोड़ा एक्सपेंसिव है, 2 मिडिल में विकेट लिए हैं, और इसी तरह से अब्बास अफरीदी ने भी 2 विकेट लिए हैं। तो 2 हमारे प्रीमियर बॉलर जो है वो कर ही रहे। हारिस की सर्टनली बेहतरीन इकोनॉमी, बेहतरीन परफॉर्मेंस, 3 विकेट उन्होंने लिए उन्होंने जी बिल्कुल। तो बैटिंग के साथ साथ आज बॉलिंग पूरी खेली है, तो आज टीम क्लिक हुई है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है, और इसी तरह कंटिन्यू करें तो, और इसको लगातार जीत में तब्दील करते रहे। 4था और 5वां T20 भी आसान ना होगा, क्योंकि अंडर प्रेशर जब आप एक दफा रुकते हैं, अब कॉन्फिडेंस आना चाहिए हारिस में और नवाज में। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल। और परफॉर्मेंस ही अच्छी दी है, मतलब तो नेचुरली भी काफी हो भी गया ना। मतलब 2 मैचेस, तीसरा ये मैच था जो जीता है, 2 तो हम नहीं जीत पाए, तो वो एक्सपीरियंस, वो अपने आप को फेमिलियर करना विद द सराउंडिंग्स, वो सब कुछ हो गया है। सो वी आर गुड फॉर द नेक्स्ट 2 रिमेनिंग मैचेस। या आपको क्या मुख्तलिफ लगा इस मैच में? ऑफ कोर्स पहली मुख्तलिफ बात तो यही थी कि एवरीबडी वाज एक्चुअली परफॉर्मिंग। उसके अलावा बताएं, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट 2 मैचेस? देखिए उमा, सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बहुत अच्छा खेले अब्बास, नवाज, और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने चिप इन किया। लेकिन ये टीम मैनेजमेंट का यकीन, तीसरे मैच में उन्होंने इसी ओपनिंग जोड़ी के साथ जाने का फैसला किया। आज अगर ये ना होता तो आप सोचें कि कितना मुश्किल होता नवाज के लिए और उसके साथ हारिस के लिए। लेकिन दोनों ने अपना जॉब डन किया, बहुत अच्छे तरीके से खेले। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर समझने की जरूरत है वो ये है कि आज हम अपनी पूरी बॉलिंग के साथ खेले, और आज कम से कम हमने 25 रन पहले उनको पकड़ लिया, वरना इस पिच के ऊपर आराम से 230-235 होने चाहिए थे। हमने आखिर में बॉलिंग बहुत अच्छी की। इस चीज से कतई नजर कि हम जीते हैं, इस चीज से कतई नजर कि हम 2 मैच हारे हैं, पाकिस्तान में टैलेंट था, पाकिस्तान में टैलेंट है, और पाकिस्तान में टैलेंट आता रहेगा। आज इस चीज से जो है वो यकीन हो गया, और हमको क्रिकेट खेलनी चाहिए, और जब अच्छा खेलेंगे तो आपको हम प्रेज करेंगे, जब खराब खेलेंगे तो सवाल उठाएंगे। तनकीद नहीं, जो चीजें हैं उनकी निशानदेही करना असल चीज है। तो पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेली है, पाकिस्तान क्रिकेट को इसी तरह की क्रिकेट की जरूरत है। हमको इन चीजों के साथ चलना चाहिए कि
अगर जीत गए तो सारे वाह नहीं, आपको अपनी खामियों को तलाश करना चाहिए, अपनी चीजों को ठीक करना चाहिए। लिए हम यहाँ सब बैठे ही हैं, हम निशानदही सर्टनली करते रहते हैं। या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब भी ज़ाहिर परफॉर्मेंस टीम की मायूस कुन होती है, वी डू पॉइंट आउट, लेकिन जब अच्छी होती है तो फिर हम बहुत सेलिब्रेट भी करते हैं, बहुत खुश भी होते हैं। बहुत ही पॉजिटिव्स हैं, तो वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन द पॉजिटिव्स, ताकि ये मौका कम आता है ना, मौका कम भी आता है। ऑब्वियसली वी हैव द होल सीरीज इज स्टिल लेफ्ट, यू नो, वी हैव 2 more मैचेस लेफ्ट, और हम चाहते हैं कि उनको पैगाम। आपको पता है राशिद भाई बात कर रहे थे हुमा, और हमारे साथ आप जितने भी राशिद भाई हमने पहले 2 मैचों में तज्जिया किया, आप कह रहे थे कि जरा मार्जिन मिल जाता, टाइम मिल जाता तो कंडीशन से और बेहतर हम आहंग हो जाते पहले 2 मैचों में। तो तीसरे मैच की शानदार परफॉर्मेंस के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि एक फैक्टर इसमें ये भी था कि हमारे लड़के कंडीशन से हम आहंग हो गए? लेकिन इसमें ये भी राशिद भाई ऐड कर लें कि ये 3 मैचेस तीनों डिफरेंट शहरों में हुए हैं। हाँ, न्यूजीलैंड के। एक जाहिर एक मुल्क तो हाँ, लेकिन शहर आपको पता है पिचेस चेंज हो जाती हैं। जी, जब आइटनरी बन रही होती है तो पीसीबी के जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। जब हम 16 घंटे की फ्लाइट करके जाते हैं तो हमें टाइम भी नहीं मिला प्रैक्टिस करने का, तो वहाँ पे 2-3 दिन आपको रेस्ट करके फिर एक आध मैच खेलने के बाद फिर आप खेलते हैं कि आप इंटरनेशनल गेम। आपने पहला मैच खेला 14 को या 16 को खेला शायद, उसके नेक्स्ट डे ट्रैवलिंग थी, फिर 18 को खेला, फिर ट्रैवलिंग, तो इस तरह से मुश्किल है। अब इनको 2 दिन का गैप मिला, थोड़ा सा 2-3 का गैप ठीक है, उसमें आप मैच खेले, परफॉर्मेंस अच्छी हुई, फिर 1 दिन का गैप है, फिर मैच है, तो मुश्किलात हो जाती है। क्योंकि आपको जब आइटनरी बना रहे होंगे, आपने ये देखा PSL से हम 10 दिन पहले खत्म करना है या वनडे भी है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन है, टाइट शेड्यूल था। इसमें 3 वनडे 3 T20 रखते तो आपको गैप मिल जाता। तो आपको फाइनेंशियल उसके लिए न्यूजीलैंड भी वीक बोर्ड है, उन्होंने ऐसा किया कि 5 मैचेस रखे, 3 T20 और 3 वनडे रखते तो आपको गैप मिल जाते हैं मैचेस में। शायद ये मिस्टेक हुई है, और प्लेयर्स को रेस्ट कराना बहुत जरूरी हो जाता है। ट्रैवलिंग के साथ मैच थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फ्यूचर में देखना चाहिए कि इस तरह की आइटनरी ना बने। अच्छा, ये टॉप ऑर्डर में हमने देखा है, मतलब ग्रेट परफॉर्मेंस बाय द टॉप ऑर्डर, और तीसरे नंबर पे मतलब हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, तीसरे नंबर पे कैप्टन हिमसेल्फ आए हैं, सलमान अली आगा, 51 जिम्मेदारी निभाई। तो ये हमें अरेंजमेंट भी बड़ी जबरदस्त, आई थिंक इट हैज वर्कड आउट फॉर पाकिस्तान। याहिया जी, याहिया नहीं, देखिए मुझे बड़ी खुशी हुई आज जिस तरह आकर आगा सलमान ने चिप इन किया, और आज जिस तरह सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने बैटिंग की, और हसन नवाज फिट खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, सेट थे, जहां चाहते थे, जिस तरह चाहते थे मार देते थे। लेकिन आज सलमान आगा ने जिस तरह आकर बैटिंग की है, पाकिस्तान की जीत को उन्होंने अपनी शानदार बैटिंग के जरिए कन्वर्ट किया, वो बेहतरीन था। लेकिन अब यहाँ पर यह भी बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी मेरा ख्याल है 1 आध मैच में आगा सलमान ने की है, PSL में कप्तानी नहीं की, हसन नवाज जो है वो PSL नहीं खेले, समद PSL नहीं खेले। अब इस चीज को समझने की जरूरत है। देखिए मैं तो इसको भी नहीं मानता कि जी हम गए हैं, कंडीशन मुख्तलिफ होती हैं। देखें, दे आर प्रोफेशनल, ये पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर हैं, इनको जाकर परफॉर्म करना चाहिए। आज भी तो इन लोगों ने परफॉर्म किया है ना, आज भी तो इन्हीं लोगों ने परफॉर्म किया है ना। वो प्लेयर हसन नवाज जो पहले 2 मैचों में 0 पर आउट हो गया था। तो आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में टैलेंट जरूर है। दोबारा से मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर हम दिलेरों की तरह खेलेंगे तो हार जीत खेल में हो जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर ब्राइट है, हमें हसन नवाज की शक्ल में एक और बड़ा दलेर का जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही हम पूछना भी चाहते हैं, बल्कि आप दोनों से फेयरलेस होना या फिर प्रेशर। इनफैक्ट ये मैच जो आज का था राशिद भाई, ये वो दलेर होने वाली बात है। क्या फेयरलेस क्रिकेट आप इसको समझेंगे, या फिर हम वी वर रियली अंडर प्रेशर, और प्रेशर में ये रिजल्ट आया, प्रेशर में ये रिजल्ट आया। आप किस तरफ वैसे हम प्रेशर में अक्सर चुप कर जाते हैं, मुझे लगता है ये दिलेरी। बट व्हाट हैज वर्कड, इनका खेलने का स्टाइल यही है। अगर 2 मैचेस में देखें ज्यादा बाउंस और स्विंग थी, लेकिन उन्होंने अपने स्टाइल गेम चेंज नहीं किया था। कम रन पे आउट हो गए, लेकिन मारते हुए आउट हुए थे। थोड़ा सा ऑकवर्ड जरूर लगा कि मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो लेकिन आज भी उन्होंने अपनी बैटिंग की वो उसी स्टाइल में खेली जिस तरह से T20 खेली जाती है। अब इस फॉर्मेट को यहीं पे रहने दें। अगर ये वनडे खेलते तो इस फॉर्मेट को इस तरह से नहीं खेला जाएगा। तो T20 के जिस तरह आकिब ने कल जो बात की थी प्रेस में कि दुनिया है क्रिकेट, T20 अलग अपनी टीम कर रही है। और एक और अंदिया दिया था उन्होंने कि फखर जमान और साइम अयूब नहीं है, हम वीक लग रहे हैं, वो आ जाएंगे तो अच्छा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है जब वो दोनों आएंगे तो ये दोनों किस नंबर पे बैटिंग करेंगे। हमें ओपनर की तलाश है क्या हमें मिडिल ऑर्डर की तलाश है?
ये तो वन ऑफ मैच हो जाता है जो कि आप 9 विकेट से जीत जाते हैं, लेकिन क्या हमें मिडिल ऑर्डर की जरूरत है? जिस तरह इरफान को हमने ड्रॉप कर दिया था, वो अच्छा प्लेयर है, और दूसरे प्लेयर से हम किस तरह से मैनेज करेंगे अपनी मिडिल ऑर्डर को? यहाँ पे जीत पे हमें ये देखना है, टॉप ऑर्डर 4 हमारे पास अगर आ जाते हैं, 2 वो हैं जो पुराने हैं, बाबर एंड रिजवान 6, क्या मिडिल ऑर्डर हमें तलाश कर ली? क्योंकि ओपनिंग स्लॉट मिल जाएगी, पावर प्ले में मिल जाते हैं। मैं अब आपकी बातों से चकरा गया हूं मैं राशिद भाई कि क्या होगा, मतलब अभी पिछले 2 अगले 2 वो 2 इंजर्ड वाले 2 के तो हम इंतजार में बैठे हुए थे कि वो कब आएंगे। जरा कंफ्यूजन अभी बातों से ही हो रही है। ये बड़ा स्ट्रेसफुल है, ये सवाल बहुत स्ट्रेसफुल है, इसलिए हम आगे चलते हैं। इसलिए हम आगे चलेंगे। आगे चलने में सवाल ये है कि अब ऑब्वियसली अगली टीम ने हमें ठीक ठाक अच्छा टारगेट दिया और फिर हमने जो बनाया वो बनाया, चेज भी किया उसको, लेकिन क्या ये टारगेट हम अपने इस ग्राउंड में अपने बॉलर्स कुड हैव वर्कड बेटर और इस टारगेट को कम कर सकते थे? मतलब इस ग्राउंड में इतना ही बनते हैं रन्स जितने बनाए 207, मतलब 200 क्रॉस होता है इस ग्राउंड में? ईडन पार्क ऑकलैंड का मैदान है ना, वैसे तो सारी न्यूजीलैंड के जो मैदान है, कोई जो है वो आधी बाउंड्री से छोटा है, कोई ऑफ साइड से छोटा है, अजीबोगरीब किस्म के मैदान है। और सिवाय हेगले ओवल जहां पर क्राइस्टचर्च में पहला वनडे हुआ था, प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड है। बाकी जो ये ग्राउंड है ये बिल्कुल मैं गया हूँ इधर, ये वही मैदान है जहां पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी 2015 वर्ल्ड कप में। और यहाँ पर आपको पता है कि आज डे एंड नाइट मैच हुआ है, अदरवाइज यहाँ पर लोगों ने मना कर दिया है कि डे एंड नाइट मैच नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी नींद खराब होती है। बिल्कुल गलियों के बीच में ये मैदान है। यहाँ पर आज जिस तरह राशिद भाई ने कहा कि शादाब ने अच्छी बॉलिंग की, 2-3 चौके आज मिस किए पाकिस्तान ने, फील्डिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था इस मैदान पर। आज हमारी फील्डिंग का स्टैंडर्ड वो नहीं था। अगर वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड होता तो शायद हम उनको और थोड़े से ये रन्स कम होते, लेकिन आज जो बॉलिंग में तब्दीलियां की कप्तान आगा सलमान ने, उसके साथ आज जिस तरह बॉलिंग की हारिस ने, वो बहुत अच्छा था। मैं दोबारा से वही आपको अपनी बात दोहराऊंगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शाहीन आफरीदी का गुस्सा जो है वो आपको दिखाई दे रहा था। अभी राशिद भाई ने जो बात की जिससे आपका सर चकरा गया, मैं एक और बात कहूंगा कि खुदारा जो जहां का प्लेयर है अभी उसको वहीं रखे। अब ये ना हो कि इसको आप वनडे भी खिला दे, इसको आप टेस्ट मैच भी खिला दे, नहीं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टीम में रहने दे और बिल्कुल ही T20 जो है ना बिल्कुल ही अलग कर दें और जो जहां का प्लेयर है उसको वहीं रहने दें। जैसे कि और जो बातें सीखने की थी ना, वी नीड टू रिविजिट आवर क्रिकेट, ये वही बातें हैं। दिया था आकिब भाई ने। अच्छा राशिद भाई, आपका भी यही तज्जिया है या ख्याल है कि ये हम वी कुड हैव रिस्ट्रेन देम, कंस्ट्रेन देम ऑन लेस देन 204? मतलब उनका कम स्कोर हो सकता था, वी कुड हैव कंट्रोल्ड इट। नहीं, कंट्रोल किया है। यहाँ पे तकरीबन रन जो होते हैं 240 235 अमूमन बनते हैं। शॉर्ट ग्राउंड है, शॉर्ट बाउंड्री है, और ये पिच भी है बहुत अच्छी है। लो बाउंस, सबसे लो बाउंस अगर है तो ईडन पार्क ऑकलैंड में है, जिसके जो बैट पे आती है तो मोस्ट सिक्सेस हमारे यहीं पे लगे हैं। क्विक बाउंड्री होती है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। न्यूजीलैंड को कंटेन किया है, हमें आउट किया है। आप कह रहे हैं कंटेन किया है। राशिद भाई आपसे और फिर याया आपसे कमेंट लेंगे। संडे को हमारा अगला मैच है। आपको लगता है कि इस जीत के बाद कप्तान में भी कॉन्फिडेंस आया है, टीम भी जरा जल्द लग रही है, एंड वी कैन लुक फॉरवर्ड टू द प्रोस्पेक्ट कि हम ये पूरा ही टर्न अराउंड कर दें आज के बाद? बहुत ही अमेजिंग। हम भी बहुत खुश हैं, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट है। we were looking forward to talk about this victory। और हमारा जियो तो ऐसे भी तो चल रहा है ना, मतलब हर चीज ही साथ है। मैं दोबारा से यही बात दोहराऊंगा, हमको थोड़ा सा जो है वो पेशेंस दिखाने की जरूरत है। खेल में हार जीत हो जाती है, नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अब सिलेक्शन कमेटी वाले बोलेंगे यार यही तो वो टीम थी जो 2 मैच हार गई थी, मैनेजमेंट ये बोलेगी नहीं भाई, ये वही टीम है जो मुंतखब हुई थी, लेकिन राइट मैन फॉर द राइट जॉब आप करेंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा। आज आपने अब्बास को खिलाया, आपने देखा कि किस एनर्जी के साथ उस बच्चे ने बॉलिंग की। को भी खिलाया, अच्छी जगह पर खिलाएंगे अभी भी, लेकिन उसके बावजूद कुछ गलतियां हैं, उनको सुधारने की जरूरत है। बट बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम। सर्टेनली जी राशिद भाई। देखिए आज का टर्निंग पॉइंट तो शुरू में ही हो गया था जब शाहीन की बॉल पे फिन एलन का कैच या हारी, वो बहुत अहम था। फिन एलन इस ग्राउंड के ऊपर बहुत तवक्कुल हो सकते थे, लेकिन वो कैच देखिए अगर फिलिप पकड़ सकता है तो हमारा हारिस भी पकड़ सकता है। तो वो ब्रिलियंट फील्डिंग हुई है, एक कैच से पूरे गेम का रिजल्ट ही चेंज हो गया। चलें लवली जी, और होपफुली ये रिदम, ये मोमेंटम
ये जीत का तसलसल इसी तरह बरकरार रहेगा और संडे को जो है हम दोबारा इस तरह जीत की बात कर रहे होंगे। That is true. बहुत शुक्रिया याह्या एंड राशिद भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू याह्या। कांग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान, कांग्रेचुलेशंस। बहुत ही कमाल ही हो जाए, मतलब मैं तो चाहती हूँ एक फिल्मी सीन ही हो जाए कि 2 हम हारे हैं, 5 की पूरी सीरीज है बाकी तीनों और आज के बाद हम सारे जीत जाएं। मतलब क्या व्हाट एन अमेजिंग टर्न अराउंड एंड अ स्टोरी इट वुड बी। तो होना चाहिए व्हाट अ डिस्कवरी। मतलब ये जो नए बॉयज हैं हमारे, ठीक है। और पता है क्या, हम यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, मैच की बात हो रही थी, लेकिन कोई भी ना हमारे एक्सपर्ट्स ना हमारी तरफ से भी कहीं ये शायबा भी नहीं था। सब ये कह रहे थे कि इनको मौका दें, इनको भरपूर मौका दें। कोई कह रहा था इनको 2 साल तक टाइम दें, कोई कह रहा था इन्हें अभी छोड़ दें, अभी बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें अगर लेकर आए हैं तो। और अब्दुल्ला, हम आपस में भी बात कर रहे थे और अपने एक्सपर्ट से भी बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड की टफ कंडीशंस हैं और हम बड़े अपने नए लड़कों को वहाँ थ्रोइंग देम इन द डीप एंड कहा जाता है, तो वहाँ लेके जा रहे हैं, बट दे हैव टर्न्ड अराउंड एंड दे आर परफॉर्मिंग। सो आई गेस द स्ट्रेटजी हैज बीन, इट हैज वर्कड आउट। समंदर में डाल देना, बाज़ औक़ात इंसान तैरता हुआ बाहर आता है, तो ये माशाल्लाह और बाज़ औक़ात डूब भी जाता है, तो शुक्र है हमने तैर लिया है। सो हमारे बॉयज जो हैं वो तैर गए हैं जिसे कहते हैं ना। और बट देयर आर 2 मोर मैचेस लेफ्ट ऑफ दिस होल टूर्नामेंट। अच्छा जी, ब्रेक। वेलकम बैक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इंतज़ामिया की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट थी उसकी बात की जा रही है, जहां इलाका मकीनों से मुज़ाहमत भी बाज़ जगहों पर मिल रही है और माड़ीपुर के इलाके में सूरत हाल ज़रा ख़राब हुई, मैदान जंग बन गया, पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। इस मुहिम में कराची पोर्ट ट्रस्ट को बड़ी कामयाबी मिली है। साहिल समुंदर के साथ 7 एकड़ ज़मीन से कब्जा छुड़ाया गया। 7 एकड़। आप सोचते होंगे ना कि वहाँ क्या था, मतलब लोगों ने बस अपनी माल मारी हुई थी। वहाँ ऑपरेशन जो हैं वो यूनुसाबाद के इलाके में भी किया गया और केपीटी हुकाम के मुताबिक महज 15 दिन में 60 अरब रुपए की 80 एकड़ ज़मीन जो है वो छुड़वाई गई है, वागुजार कराई गई है। हाँ। तजावुज़ात ऑपरेशन के खिलाफ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के चेयरमैन कादिर पटेल ने एतराज़ उठाते हुए कहा कि माहीगीरों की पुरानी बस्तियों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन ठीक नहीं है। नहीं तो फिर और क्या किया जाए, या तो कोई परमानेंट उनको स्पेसेस बना दी जाएं। लोगों को बेघर किए जाने के सख्त मुखालिफ हैं, ये उनका कहना था। माजी में देखा गया है कि जब भी शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होता है तो सियासी दबाव आ जाता है, जिससे मतलूबा मकासद जो हैं वो हासिल नहीं हो पाते। पंजाब हुकूमत ने भी गुज़िश्ता दिनों सूबे में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया था, लेकिन उस ऑपरेशन की कामयाबी की वजह यही रही कि उस मामले में भी सबके साथ यकसा सलूक जो है वो किया गया था। और कराची में तजावुज़ात की भरमार है, ऑब्वियसली हम देखते ही हैं। गैर कानूनी तौर पर बस्तियाँ जो हैं वो कायम है, लेकिन सियासी मुदाखलत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देती है। और फिर जब होती है तो फिर ऑब्वियसली इस किस्म की बातें दोबारा उठना स्टार्ट हो जाती हैं। इंतज़ामिया को सर्टनली चाहिए कि इस मरतबा अगर कार्रवाई हो रही है तो बिला तफरीक कार्रवाई हो, ताकि शहर की कोई शक्ल बेहतर हो सके। इसी पे हम बात करते हैं। सुलेमान सादत खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान, बताइएगा कौन कौन से इलाकों में ये ऑपरेशन किया गया है, ज़्यादा मुज़ाहमत कहाँ हुई, और ये जो बस्तियों की बात की जा रही है ये कब से कायम है यहाँ पर? जी अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने वफाकी इदारे केपीटी की बात की कि उन्होंने ऑपरेशन की, और यूनुसाबाद का इलाका है जो कि हॉक्सबे के करीब है, ये वो आबादियां हैं जो कि पाकिस्तान बनने से कबल जो है बताया जाता है कि ये आबादियां थी, और तब ये इदारे भी मौजूद नहीं थे, लेकिन बताया गया है कि वहां पर भी जो है वो 60 एकड़ से जायद आबादी जो कि केपीटी की लैंड थी और वो उसे इंक्रोचमेंट तस्वुर कर रहे थे, जिस पर उनका ऑपरेशन किया गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो MNA है, और ना सिर्फ वो बल्कि उनके जो MPA थे, उन्होंने भी इस पर एतराज किया है कि ये बहुत पुरानी आबादियां थी माहीगीरों की, जिन पर तजावुज़ात का जो है वो बनाकर ऑपरेशन किया गया। रही बात कराची की दीगर तजावुज़ात की, तो कराची के तजावुज़ात की अब्दुल्ला, अगर आपको बताऊं कि मेयर कराची ने भी आप ही के प्रोग्राम में कुछ रोज कबल कहा कि जहां तजावुज़ात हटाने जाते हैं वहां पर फायरिंग हो जाती है और पुलिस गायब रहती है, जबकि उनके लोग भी जख्मी होते हैं। तो ये सिर्फ किसी एक इलाके की बात नहीं, लेकिन अगर बिलखुसूस बात की जाए तो सोराब गोट और सदर का इलाका, ये 2 मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहां पर जब तजावुज़ात हटाने जाते हैं तो शदीद मुज़ाहमत का जो है वो सामना कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और दीगर तजावुज़ात हटाने वाले इदारों को रहता है। और जहां तक बात शहर के हुलिया ठीक करने की है, तो शहर
कि अगर अब्दुल्ला आपको बताऊं कि 38 बड़े नाले हैं और उन तमाम नालों पर जो है वो तजावुजात थे। सिर्फ 3 बड़े नालों से सिर्फ तजावुजात हटाई गई, जिसमें महमूदाबाद नाला था, औरंगी नाला था और गुजर नाला था। तो शहर में आपने देखा कि गुज़िश्ता जो भी 2-3 बरसातें हुई हैं, उन बरसातों के दौरान जो है शहर में उस तरह से तबाही नहीं की जिस तरह से माजी में जो है वो तबाही होती दिखाई दी थी। तो सिर्फ ये 3 नालों से तजावुजात हटाई तो ये सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। और अब भी जो है वो शहर के नालों में भी तजावुजात है, ना सिर्फ तजावुजात बल्कि शहर की जो अहम सड़कें हैं वहां पर भी तजावुजात जो है उनकी भरमार दिखाई देती है। अच्छा, अब बताएं कि 2 चीजें, या एक तो वार्निंग दी जाती है कि जी हम ये आ रहे हैं और ये ऑपरेशन अब स्टार्ट हो जाएगा फलां डेट से और यहाँ से आप खुद ही उठा लें, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों का एक तो नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है, ये वरना तो ये उठा के कहीं और भी अपनी चीजें लेके जा सकते हैं। दूसरा, क्या मुतबादिल कोई जगह फराहम की जाती है, कोई सजेशन दी जाती है कि हम आपके लिए एक और जगह मुख्तस कर देंगे जहाँ सारे जो हैं वो मिल के जो भी उनका काम है वो वहां आप शुरू कर दें, या फिर इस किस्म की कोई सजेशंस नहीं होती, ना ही वार्निंग होती है? हुमा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये आपको बताता चलूं कि चंद रोज कबल यानी गुज़िश्ता हफ्ते कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने अदालती हुक्म पर जो है बगैर बताए हुए ऑपरेशन किया, क्योंकि जब बताया जाता है तो वो ठेले पथारे हट जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। रात गए अदालती हुक्म पर जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो फायरिंग जो है वो की गई और जिसमें कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का अमला जो है वो जख्मी हुआ और पीडी थाने की पुलिस जो है वो वहां से उसने राय फरार इख्तियार की और ये ऑपरेशन नाकाम रहा। जहां तक बात है इन्हें मुतबादिल फराहम किया जाए तो मुतबादिल तो उस सूरत में फराहम किया जाए अगर कोई कानूनी चीज हो और उसे तोड़ा जाए या कोई तजावुजात हो जो कि कानूनी तौर पर हो या छोटी मोटी तजावुज हो। ये तो सड़कों की सड़कें जो है वो मुकम्मल तौर पर अगर आप देखें सदर में पीडी थाने से लेकर और जब आप कॉरिडोर 3 तक जाती हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ दाएं और बाएं जानी पथारे दिखाई देते हैं, चाहे वो फ्रूट के फल के हों, लेकिन उसके बाईस ट्रैफिक इतना शदीद जाम रहता है एब्सोल्युटली। और पैदल चलने का तो कोई तस्वुर ही नहीं है। मतलब परसों इफ्तारी पे समोसा लेने के लिए बर्न्स रोड की तरफ पैदल गया मैं और पैदल जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सारी फुटपाथों पे दुकानदारों ने कब्जा किया हुआ या ठेले वालों ने, और जाहिर है आपको ट्रैफिक के बीच में से फंस के गुजरना पड़ता है। अच्छा सुलेमान, ये जो अभी ऑपरेशन हो रहा है, या केएमसी अलग ऑपरेशन कर रहा है या अभी फिलहाल सिर्फ केपीटी अपने तय एक ऑपरेशन कर रहा है? क्योंकि केपीटी के ऑपरेशन पे तो ऐसा लग रहा है कि सूबाई हुकूमत शायद मोतरज़ होगी या है। अब्दुल्ला, दरअसल कराची के अंदर 30 से ज्यादा लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन सिर्फ 30% के कमो बेश की मिल्कियत की जो है वो दावेदार है। बाकी कराची पोर्ट ट्रस्ट है, फिर उसके अंदर मिलिट्री लैंड है, उसके अंदर रेलवे की लैंड है। तो हर इदारे की अपनी एंटी इंक्रोचमेंट की जो है वो टीम्स होती हैं। तो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अपने दायरे कार में रहते हुए ऑपरेशन करती है और केपीटी जो है वो अपनी जो है वो लैंड जो कि कराची पोर्ट ट्रस्ट के अतराफ की जो जमीन है वहां पर करती है। तो केपीटी जो है वो अलग इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशंस कर रही है, जबकि केएमसी जो है वो तो डेली की बुनियाद पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन करती रहती है। जी ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुलेमान सादत, हमें आप बताया। लेट्स सी चलेंगे ऑपरेशन हो तो रहा है, लेकिन कहता है ना वार्निंग देके जाते हैं तो जाहिर है वो अपना इंतजाम कर लेते हैं और बाज़ औक़ात ये होता है कि ये सब कुछ हटा के चले जाते हैं, हफ्ते बाद दोबारा ये सिलसिला शुरू हुआ होता है। ये भी होता तो फिर इनको रूटीनली इसी तरह ही करना चाहिए कि सरप्राइज विजिट्स वगैरह देते रहे एक दफ़ा जब फाइनली उठा दिया है, क्योंकि देखें बाकी तो दुनिया भी तो है ना, चाहे तो लोग वहाँ भी आ जाए, फुटपाथ वगैरह खत्म कर दें, वो कोई सिस्टम तो चल ही रहता होगा। मसला ये तो हमारा भी ऐसा होना चाहिए। बस सब कुछ दूसरों से चाहिए, हुक्मरानों से चाहिए, अथॉरिटी से खुद नहीं करना। हमें पता है कि यहाँ अलाउड नहीं है, लेकिन हम ठेला लगाएंगे। हमारा अपना पार्ट जीरो है। हम अपनी दुकान जो है ना वो 8 फुट आगे निकाल के सामान रखेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं, और घर भी और सब कुछ, घरों का भी यही सीन होता है। अच्छा जी, अभी हम दोबारा से वेल कम बैक टू द पाकिस्तान's अमेजिंग विक्ट्री। बताना आपको ये है कि लैया में, अब्दुल्ला आप भी सुने, हसन नवाज के वालिदैन जो हैं स्टार बने हैं आज के मैच के परफॉर्मेंस के बाद। वो बेटे की शानदार परफॉर्मेंस पर बहुत ही खुश हैं और कहा कि इस डर से मैच नहीं देखा कि कहीं बेटे को उन्हीं की नजर लग जाए। हाउ स्वीट इज दैट। देखें जरा, देखिए उनके वालिदैन क्या कह रहे हैं। बैकवर्ड इलाके का बच्चा कौमी क्रिकेट में गया है और ख़ास तौर पे लइये का भी ये पसमानदा इलाका है, कोटला हाजी शाह, यहाँ से गया है और अल्लाह की मेहरबानी से और अपनी जद्दोजहद से उसने बेशक बहुत मेहनत की है, सारी लाइफ उसने पूरी मेहनत से गुजारी है और आज इस मकाम पर पहुँचे हैं
और हमें इंतहाई खुशी है। बहुत खुश हूँ और रब की शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमारी ये दुआएं सुनी है। मैं तो रो रो के अल्लाह को बस नफा नहीं पड़ती रही, मुसलसल सजदे में रही, और हम तो बिल्कुल मैच देख भी नहीं सकते हैं उसका। जब इतना अच्छा खेल रहा होता है ना, हम कहते हैं हमारी नजर न लग जाए। बहुत मुबारक हो जी। जी मुझे थोड़ा सा रोना सा आ रहा है ना, उसकी मॉम कह रही है कि वो कितना रो के दुआ करनी थी। और देखिए, किसी बाप का कहना अपने बच्चों के बारे में कि इसने बहुत मेहनत की और पूरी जिंदगी मेहनत की, बड़ी कमाल बात है। वरना माँ बाप को तो काफी चीजें और भी पता होती हैं और शिकायतें भी होती हैं, नजर भी आ रही होती हैं। शहर से नहीं है, लैया का भी एक बहुत ही पसमानदा इलाका है। और देखें बेटा न्यूजीलैंड बैठा हुआ मतलब सेंचुरियां मार रहा है माशाल्लाह। हसन, आपने एक बड़ी गहरी बात की है, बड़ी अहम बात की है। आपने कहा जहाँ से आप हैं वहाँ लोग ख्वाब भी नहीं देखते, सिर्फ मैच देखते हैं। लेकिन आपने ख्वाब देखा और अल्लाह ताला ने आपकी इस सफ़र में मदद की और आपका ख्वाब पूरा हुआ। और आज पूरा पाकिस्तान आपका नाम जानता है, आपको शक्ल से पहचानता है। सो आपको बहुत मुबारक हो। अमेजिंग अमेजिंग। अल्लाह करे कि आपका ये सिर्फ आगाज़ हो और आप इससे ज़्यादा बहुत आगे जाएं। मैं ज़रा इमोशनल सी होगी। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। चलिए, ये ठीक है। अच्छा, हमें शक था कि ये ट्रूस जो है ना, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर टू लॉन्ग। और उसके बाद फिर अमेरिका में इलेक्शंस हुए, ट्रंप सदर बन गए, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो सारों के सामने है। इजराइल ने जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा पर दोबारा जुल्म ढाना शुरू कर दिया है और बदतरीन फ़िज़ाई हमले जारी हैं। तमाम इंसानी और जंगी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। और ताज़ा हमलों में आपको बताएं, शहादतों की तादाद जो है वो 95 हो गई है। 18 मार्च से जारी इजराइल हमलों के नतीजे में शहीद होने वालों की तादाद जो है वो 600 हो गई है, जिसमें 200 बच्चे भी शामिल हैं। तो ये हम 18 मार्च की हम बात कर रहे हैं। 600 लोग और 200 बच्चे सिर्फ 18 मार्च से अब तक, सिर्फ अब तक। आज 21 है। वहां पे मतलब सफाई हस्ती से ऐसा लगता है कि जो बच गए हैं ना, उनको भी बच गए, मतलब ढूंढ के ये मारे। और ट्रेजेडी पता है क्या है कि इस पे उस तरह से बात नहीं कर रही है दुनिया, इसमें नई बात हो रही है। इसके साथ साथ इजरायली फौज ने रफा में ज़मीनी ऑपरेशन भी शुरू कर दिए हैं। फौजी दस्ते भी वस्ती इलाकों में और करीबी शुमाली इलाकों की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। इजरायली वज़ीर दिफा ने कहा है कि इजराइल गजा की ज़मीन पर उस वक्त तक कब्जा करेगा जब तक हमास तमाम असीरों को रिहा करने पर राजी नहीं हो जाती। तो वो तो ऑब्वियसली हो ही रहा था। आपको पता है ना कि वो कैप्टिव्स जो थे उन दोनों साइडों से छोड़े जा रहे थे। उधर तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ बड़े मुजाहरे भी शुरू हो गए हैं। मुजाहिरीन हमास के पास मौजूद यरगमालियों की बाहिफाजत वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली जहरियत के नतीजे में गजा में 49,617 अफराद शहीद और 1,12,950 अफराद जख्मी हो चुके हैं। अब ये 49 अफराद तो नहीं हो सकते ना किसी भी तंजीम से एसोसिएटेड, ये आम शहरी हैं, ऑफ कोर्स आम शहरी हैं जो है बस इस सूरत हाल में। मतलब अब थोड़ा सा ना इंसान जो है वो स्पीचलेस हो जाता है। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। एजाज साहब, अब कुछ दिन की जंग बंदी के बाद इजराइल दोबारा जो है वो गजा पर हमला आवर है और बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, जवान, मतलब सब जो हैं वो मर रहे हैं। कोई भी सामने आ जाए कि वो मार देंगे, तो कितनी सीरियस सूरत हाल बन रही है खित्ते के अमन के लिए, क्योंकि ये ऑब्वियसली मुआहिदा हुआ था, सीज फायर हुआ था, ट्रूस हुआ था, लेकिन अब तो खत्म हो गई सारी बात। जो इजराइल ने गाजा पे दोबारा वहशियाना बमबारी की है, बड़े क़यामत खेज मंजर सामने नजर आ रहे हैं। एक तो पूरा का पूरा इलाका जो है वो उजड़ चुका है और उसमें उजड़े घरों को आबाद करने के लिए ये लोग जो हैं गजा के मकीन वापस आए और सुना है कि सहरी के वक्त ये सारा हमला हुआ और 400 से ज़्यादा लोग जो हैं वो उन्होंने शहीद किए। इसमें औरतें, बच्चे सब शामिल थे। इस किस्म की हालिया तारीख में इंडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग जो है वो कम ही देखने में आई थी। लोग टारगेटेड करते हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को करते हैं, एक जंगी माहौल होता है, लेकिन निहत्ते लोगों को, घरों में बैठे लोगों को आप निशाना बनाने का मकसद तो एक ही नजर आता है कि आप अपनी ताकत के जरिए उनको खौफजदा करना चाहते हैं, उनको मजबूर करना चाहते हैं कि वो इलाका
जिसमें वो रहना चाहते हैं। हालांकि टूट फूट चुका है, मुकम्मल तौर पर तबाह हाल है, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे अपना इलाका, तो उनको मजबूर करना चाहते हैं कि ये निकलें यहाँ से। तो बड़ा दिलखराश मनाजिर हैं। ऐसा लग रहा है कि जितने दिन ये मामला रुका रहा ना, वो कसर भी अब निकाली जा रही है कि बच कैसे गए हो। वो तो पिछले 4 दिनों में 600 मार दिए है। आज़ाद साहब, जो वक्ती जंगबंदी हुई थी उसका क्रेडिट अमरीकी सदर ट्रंप ने बकल्लम खुद लिया था, तो क्या एक बार फिर इजराइल को रोकने के लिए वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं, दुनिया में कोई किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि जिस तरह की इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग इस वक्त चल रही है, आप सही कह रहे हैं कि इसकी नहीं है रिसेंट हिस्ट्री में कोई मिसाल। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी उन्होंने कोई इस मामले में इसराइल का हाथ तो रोकना तो बड़ी दूर की बात है, बल्कि उनके इल्म में था कि ये सब कुछ काम हो रहा है। तो साफ जाहिर होता है कि वो सीज फायर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे थे और क्रेडिट ले रहे थे, वो बड़ा एक इसराइल के लिए जो कैदी वापस लाने का एक बहाना था, उससे ज्यादा नहीं था। और चुनाचे अब तो वो उसको सीज फायर को एक्सटेंड करना चाहते हैं हमास, वो भी नहीं वो मान रहे। तो कुछ अजीब सी सूरत हाल है। जी, अजीब सी सूरत हाल तो डेफिनेटली है। यहाँ एक बार फिर जरा ताकतवर मुस्लिम ममालिक की बात करेंगे। मुज़म्मतें तो हर तरफ से आ रही हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ हो नहीं रहा। तो क्या ये तमाम ममालिक जो हैं ऐसे ही बेबस हैं कि कुछ कर नहीं पाएंगे, या फिर उनके अपने इंटरेस्ट हैं कि वो कुछ बोल नहीं रहे? क्योंकि सारे अगर मिल जाएं तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये सारे यूनाइट होंगे। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मेरी अपनी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी यही कहा कि मुस्लिम ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, वो अमली तौर पर कुछ नहीं कर सके। गम गुस्से का इजहार जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक जो अमेरिका और इसराइल जिस हालत में है, जिस किस्म की एक वैश्याना सोच है इस वक्त कि हम गजा के 2 मिलियन लोगों को किसी तरीके से मार दें और उनको यहाँ से मजबूर कर दें कि वो यहाँ से भागे, निकल जाएं, और फिर ये इलाका अमेरिका के कब्जे में चला जाए, तसल्लुत में आ जाए, और डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां पे उसको अपनी हिसाब से आबादकारी करें, सेटलमेंट्स बनाएं। ये बहुत ही खतरनाक और गैर इंसानी किस्म का मंसूबा है, जिसके बड़े दूररस नताइज निकल सकते हैं। देखिए, अरब ममालिक नहीं कर सके हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो फलस्तीनी वहां से निकल के उनके मुल्कों में आ जाए। ये समझ में आती भी है बात, क्योंकि ये तो सिर्फ आप वो फलस्तीन का जो मसला है वो सिर्फ आप मुंतकिल कर रहे हैं उन अरब ममालिक में, और उनके अपने डेमोग्राफिक चैलेंजेस भी हैं, खुसूसन उर्दन में। तो मेरे ख्याल में वो शायद ये, लेकिन बहुत सारे और ऐसे काम थे जो मेरे ख्याल में करने चाहिए। मगरिब में मैंने कई जगह देखा है कि इसराइली प्रोडक्ट्स को जो है उन्होंने बैन किया है कुछ सुपरमार्केट। शुक्रिया आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल है। सो दुआ ही कर सकते हैं ना, याम में हम ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। We have to take a break. अस्सलामुअलैकुम once again and welcome if you guys are just joining us। बहुत सी बातें होगी, लेकिन एक और बात जिसमें बताएं आपको कि जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले और हाईजैकिंग के कई रोज बाद भी कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस जो है वो बदस्तूर मुअत्तल है, विच मस्ट बी सो इनकन्वीनियंट। ईद भी आ रही है लोगों के लिए। रेलवे हुकाम का कहना है कि मुतासरा ट्रैक और ट्रेन की बोगियों की मुरम्मत कर ली गई है, मगर सूबे में सिक्योरिटी समेत अभी कई और मामलात हैं, और हालात का जो है वो बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद ही ट्रेन सर्विस की मुकम्मल बहाली का फैसला किया जाएगा। अब ईद सर्टनली जैसा कि आपने कहा सर पे है, लोगों की बड़ी तादाद ईद गुजारने के लिए घरों को जाती है। ट्रेन सर्विस की मुअत्तली सफ़र के मुंतज़र अफराद के लिए परेशानी का बायस तो बनी हुई है। अब रेलवे हुक्काम के मुताबिक चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन वाक़े के 3 रोज़ बाद ही बहाल कर दी गई थी। अच्छा। जो मामूल के मुताबिक चल रही है। सो वो है कुछ सिलसिला। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अज़रकियानी, वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवेज़। उनसे बात करते हैं, मालूम करते हैं कि क्या स्टेटस है। शुक्रिया आपका कियानी साहब। तो यही बता दीजिए कि दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस का इंजन, बोगियाँ वगैरह क्या स्टेटस है उनका? क्या ये सब काबिल मरम्मत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बहुत शुक्रिया निशो दावत देने का। जी बिल्कुल जी, ये कोचेज़ और बोगियाँ जो हैं वो काबिल मरम्मत भी हैं, और बल्कि अब उनकी मरम्मत हो गई है। तो जो नुकसान हुआ था या जो भी डैमेज था
वो रिपेयर कर दिया गया है और बोगियां और जो इंजन है वो दोनों अब काबिल इस्तेमाल है जी। अच्छा, अब जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी के बाद से बलूचिस्तान में ट्रेनें रोक दी गई थी और अब सुना है कि कुछ बहाली आई है और आप भी कह रहे हैं मुरम्मत वगैरह तो वहाँ हो गई है एटलीस्ट उसकी, तो यहाँ आने और जाने वालों के लिए हमेशा से तरजीही ट्रांसपोर्ट ट्रेन ही है। मुसाफिर जानना चाहते हैं कि ईद के दिनों तक मुकम्मल बहाली हो जाएगी, टिकट्स वगैरह जो हैं वो बिक रही हैं, बुक करवाएं या नहीं करवाएं, ये सारी इसकी अपडेट भी बता दें। ये देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कुछ बहाली है या कुछ सर्विसेज अभी चल रही हैं। जिसका क्वेटा से एक सर्विस चल रही है जी, क्वेटा से चमन की जो सर्विस है वो चल रही है, मगर जो दो और सर्विसेज हैं जो कि जाफर एक्सप्रेस और बुलान हैं जी, बुलान जो है वो हमारी क्वेटा से कराची चलती हैं और जाफर क्वेटा से पेशावर, ये दोनों अभी बहाल नहीं हुई और उसकी मेन वजह सिक्योरिटी ही है। क्वेटा से चमन वाली तो चल रही है, मगर ये जो क्वेटा से पेशावर और क्वेटा से जो कराची वाली है, ये भी सिक्योरिटी, जब हम सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी तो उसके बाद इनको बहाल करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी तरजीह तो मेन तरजीह यही है कि इंश्योर करना कि किसी भी किस्म का सिक्योरिटी रिस्क ना हो। तो पाकिस्तान रेलवेज की तरफ से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो बोगियां थी, जो इंजन हैं वो भी मरम्मत हो गए, जो ट्रैक है वो भी मरम्मत हो गया है, ट्रैक भी रेडी फॉर यूज है। बट नेचुरली जी हम चाहते हैं कि जब बिल्कुल ये यकीनी बना दिया गया हो कि वहाँ पे सिक्योरिटी अब रिस्क नहीं है, तभी ये ट्रेन बहाल हों। तो आई एम श्योर सबकी कोशिश है जी मिल मिला के जल्द ही जल्द ये रिज्यूम हो सके। अरे इस वाक़े के बाद तो सिक्योरिटी कंसर्न है, हर तरफ ही सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, सब इदारे हाई अलर्ट हैं। आप लोगों की अपनी क्या तैयारी है? मतलब रेलवे स्टेशन, ट्रेनों के लिए भी कुछ बंदोबस्त है, मुसाफिरों की चेकिंग बराए नाम ही होती है, सो उसके लिए भी कुछ है प्लान? ये देखिए, अभी हमारी यही कोशिश है यकीनी बनाना है जी कि इंशाल्लाह कि किसी किस्म का भी कोई मजीद सिक्योरिटी रिस्क या इशू ना बने, वो यकीनन हमारी तरजीह है। मगर साथ ही साथ हम ये यकीनी बनाएंगे इंशाल्लाह कि मुसाफिरीन को भी किसी किस्म की कोई बिला वजह की तकलीफ ना हो। तो देखिए जी, वैसे तो सिक्योरिटी इंतजाम स्टेशन पे भी होते हैं और ट्रेनों के ऊपर तो ख़ास तौर पर जी हर ट्रेन के ऊपर रेलवे पुलिस के अपने एहलकार भी होते हैं और कुछ ट्रेन के ऊपर रेलवे पुलिस के एहलकारों के साथ एफसी के एहलकार भी होते हैं। तो इंशाल्लाह सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाएंगे और कोशिश रहेगी कि जो मुसाफिरीन हैं, जो हमारे शहरी हैं, जो ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, उनको बिला वजह की कोई तकलीफ ना पेश आए। और हम शुक्रिया अदा करते हैं जी मुसाफिरीन का भी कि जो सिक्योरिटी एहलकार के साथ और रेलवे के एहलकारों के साथ ताउन। बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर कियानी साहब, हमसे बात कर रहे थे वज़ीर मुमलिकत राय रेलवे। तो बहुत सी चीज़ें मुरम्मत वगैरह वो कह रहे हैं कि हो गई हैं मुकम्मल, बट इट इज़ गोइंग टू टेक स्टिल टाइम कि ये ट्रेन जो है दोबारा अपना सर्विस जो है वो शुरू करें। अच्छा, क्या लगता है आपको? लोगों को भी ना थोड़ा सा, वो हम हमेशा बात करते हैं कि दे नीड टू बी अ लिटिल अलर्ट, ऑन अलर्ट एज वेल। वो भी ज़रा देखें अगर कोई सस्पिशियस चीज़ नज़र आती है, और मैं सिर्फ ट्रेनों की बात नहीं कर रही, आए दिन और भी चीज़ें हो रही होती हैं मुल्क में, तो रिपोर्ट किया करें और डोंट टेक इट लाइक इजी, बिकॉज इस वक्त हम दौर से गुजर रहे हैं। वो पुराना वक्त याद है आपको? याद है कि जब इस तरह पैदल पे वाक़यात होते थे, हम ऑटोमेटिकली हम प्रोग्राम हो गए थे कि किसी के हाथ में कोई बैग होता, किसी मस्जिद में कोई कोने पे कोई थैला पड़ा होता। मैंने कितनी दफा पॉइंट आउट किया हुआ है, एंड यू नो एवरीबॉडी यूज्ड टू लुक आउट फॉर सच थिंग्स। और फिर ऑब्वियसली हालात अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतर हो गए, नॉर्मल हो गए और फिर लोग भी जरा नॉर्मल हो गए, लेकिन अभी हमारा दोबारा से थोड़ा सा वो वक्त आ गया है दैट वी नीड टू। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी ईद की तैयारी की बात करेंगे, और कहां से? कराची से सबसे पहले। और तरावियों के बाद, नमाज के बाद जो है ना, वो असल रश तब पड़ता है लेट आवर्स में, लेट मतलब रश आप कह लें उसको, आप रौनक कह लें, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। वलीद अहमद है हमारे साथी कराची से, वो हमें जरा लेकर जा रहे हैं कराची के बाजारों की रौनकें दिखाने। खवातीन रानी सूट और फर्शी शलवार तलाश कर रही हैं, मर्द तलाश कर रहे हैं सिले सिलाई कुर्ते। अब ईद में क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं, इसीलिए बहुत से लोगों ने बगैर सिले सूट लिए थे, उनके सूट इस वक्त दर्जियों के पास हैं, और जिन्होंने बगैर सिले सूट नहीं लिए वो कह रहे हैं कि सिले सिलाए सूट खरीद रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारिक रोड पर एक शॉपिंग मॉल में, चाहे चप्पलों का स्टॉल हो या ज्वेलरी का, कपड़ों का स्टॉल हो, हर जगह रश ही रश नजर आ रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि
शॉपिंग मॉल या फिर जो शहर की छोटी बड़ी मार्केटें हैं, बाजार हैं, वहां पर रश है, बल्कि बहुत सी आरजी मार्केटें बनी हैं, आरजी बाजार लगाए गए हैं, वहां पर भी शहरियों का ठीक ठाक रश है और सर ही सर नजर आ रहे हैं। कराची में चाहे हैदरी की बात कीजिए, हारून हो, बोल्टन हो, इसी तरह जैनब मार्केट और सदर के मुख्तलिफ बाजार हो, वहां पर लोगों का ठीक ठाक हुजूम है, रश नजर आ रहा है और बार्गेनिंग भी ठीक ठाक हो रही है। जिस सूट के 4,000 रुपए 4,500 रुपए बताए जा रहे हैं वो फरोख्त हो रहा है 3,000 रुपए में। जिस चप्पल के या जिस जूते के बताए जा रहे हैं 2,500 या 3,000 वो फरोख्त हो रही है 1,500-1,800 रुपए में। तो खवातीन ठीक ठाक बार्गेनिंग भी कर रही हैं, लेकिन दुकानदारों की कोशिश ये है कि ग्राहकों की जेब से ठीक ठाक रकम निकाली जाए। मतलब वो रकम तो निकल ही जाएगी जब पूरे घर शॉपिंग कर रहे होंगे। बट ये अच्छी बात है कि अगर कोई बार्गेनिंग हो रही है तो दुकानदार भी मान रहे हैं और आधी कीमतें हो जाती हैं। सो दैट आधी ये खवातीन की मैं कहता हूँ जबरदस्त स्किल है कि वो आधी कीमतें करा लेती हैं। हाँ, आई एम नॉट वन ऑफ दोज दो। आई वुड लव टू, लेकिन मैं बहुत हार्डकोर बार्गेनिंग। हाँ, अम्मी तो मतलब वो तो चैंप हैं। और पता है क्या, अम्मी के साथ मतलब दुख हो जाता है अगले बंदे के लिए। आप अम्मी के साथ जाए ना और बाजार में आप एम्बैरेस हो रहे होते हैं कि यार ये क्या कीमत बता रही है, उसने इतने ज्यादा पैसे बताए हैं, ये कैसे देगा, और वो उससे 10-20 ऊपर में दे देता है। हाँ, ये आई मीन ऑनेस्टली देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई हैव बीन शॉक्ड दैट आई वुडंट डू इट। मतलब जिस तरह मियाँ जो हैं वो बार्गेनिंग करा लेती हैं, मतलब और फिर अगला 1500 गज चीज बताइए ना तो कहेंगी 500 रुपए गज में दे दो, और वो 600 में दे देगा। और हम नहीं सोचता कि मैं इस सिनेरियो में होता तो कितना कहता। अब्दुल्ला, वो जो एक टैक्टिक होती है जिसमें दुकान से निकल जाना, हाँ, और फिर बुलाए जाना वापस, तो मतलब इट ऑल वर्क्स। मैं नहीं कर पाई वैसे ये। इन एनी केस ट्विटर एक्स बंद है तो हुकूमतें कैसे इस्तेमाल कर रही हैं? अगर वीपीएन का इस्तेमाल गैर कानूनी है तो क्यों हो रहा है? लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत को आखिरी मौका देते हुए 8 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस अली ज़िया भाजपा ने चेयरमैन पीटीए से कहा कि ये बात आप खुद ही पाबंदी लगाकर खुद ही इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? लाहौर हाई कोर्ट वफाकी हुकूमत से सवाल का जवाब मांग रही है, जो अवाम भी पूछ रहे हैं, बड़े अरसे से पूछ रहे हैं, सवा साल से पूछ रहे हैं। ट्विटर आम शहरियों के लिए तो बंद है, लेकिन हुकूमती शख्सियात ट्विटर पर पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। ट्विटर क्या, इनफैक्ट एक्स कह लीजिए अब इसको। इस किस्म का इम्तियाजी रवैया समझ से बालातर है। एक ही काम किसी के लिए जायज़ है, किसी के लिए नाजायज़ है। अच्छा, पहले तो आप लोगों की हमारी मुलाकात भी ट्विटर पे हो ही जाती थी, बातचीत भी थोड़ी बहुत हो जाती थी, और अब आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि कोई मूवमेंट नहीं है। एटलीस्ट आई एम नॉट यूजिंग इट एट ऑल। द अदर डे अब्दुल्ला, मैं वैसे ही आपको पता है वीपीएन करके बड़ा मुश्किल हो जाता है, सो आई वेंट ऑन टू ट्विटर एवं, तो उसका तो पूरा आउटलुक ही थोड़ी सी बहुत चेंज हो गया, और इतना मतलब 1 साल गुजर गया है कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट। एंड देन इट वाज सच अ टॉक्सिक प्लेस, अभी भी इट्स सच अ टॉक्सिक प्लेस, आई एम सॉरी, कि मुझे लगा कि शुक्र है कि आई एम नॉट ऑन ट्विटर। लेकिन बात बनती है कि जब आप बैन लगा दें, या तो वॉलंटरीली ना यूज करें या करें, दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन अगर बैन ही कर दिया कि नहीं यूज करना, तो हुकूमत क्यों यूज कर रही है खुद? ये सारे क्यों, मतलब दिस इज सच अ डिवाइड बिटवीन द एलीट एंड द नॉर्मल पीपल। दुआ मिर्जा हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ हैं। दुआ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें, कब से केस चल रहा है, मतलब जब से पाबंदी है तभी से चल के बाद से चल रहा है, मुद्दई कौन है? जी, एक शहरी है हाफिज शाकिर अवान, उन्होंने एडवोकेट अजहर सिद्दीक के तवसत से दरख्वास्त दायर की थी। और एक्चुअली ये केस ये है कि जब इंटीरियर मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत ट्विटर पर पाबंदी लगाई, इसको एक्स कहा जाता है, तो उस पर एक चैलेंज किया गया था कि वजारत दाखिला जो है इस एक्ट के तहत पाबंदी प्लेटफॉर्म पर नहीं लगाई जा सकती, जबकि किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को ब्लॉक किया जा सकता है, किसी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक किया जा सकता है। तो उस पर अदालत ने वफाकी हुकूमत से और चेयरमैन पीटीए से जवाब मांगा था कि ये क्यों पाबंदी लगाई गई है, अगर आइन में या कानून में ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने अपना जवाब भी करवाया था, और जो कल हेयरिंग हुई वो बहुत इंटरेस्टिंग हेयरिंग में बदल गई, क्योंकि चेयरमैन पीटीए ने खुद भी कह दिया कि हम भी इसको एक्स को इस्तेमाल करते हैं और वीपीएन लगा के इस्तेमाल करते हैं। तो जो फुल बेंच ने चूंकि ये की थी और इसकी सरबराही चीफ जस्टिस खुद कर रही थी मिसाल अधीरम, इसमें एक्चुअली हुआ ये कि वफाकी हुकूमत के वकील असद बाजवा ने बताया था कि वजारत दाखिला के मुताबिक उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि सरकारी इदारे एक्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक्स को एक ईमेल की गई है। तो फुल बेंच के इस्तफसार पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एक्स के साथ उनका कोई मुआहिदा नहीं है। फुल बेंच ने बावर कराया कि फिर क्यों एक्स मतलूबा मालूमात आपको फराहम करेगा। बेंच के रुकन जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए कि अगर
पीटीए किसी पर कोई पाबंदी लगाता है तो उसको खिलाफ वर्जी पर क्या कार्रवाई हो सकती है। तो इससे पीटीए के वकील अफजल खान ने फिर अदालत में बताया कि चेयरमैन पीटीए बिल्कुल भी यकीन से ये नहीं बता सकते कि फलां अकाउंट किसका है। चेयरमैन पीटीए जो खुद अदालत में मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि हम भी वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं और वीपीएन ब्लॉक नहीं किया जा सकता क्योंकि उस पर घर चल रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस चल रहे हैं। जिस पर जस्टिस अली जिया बाजवा ने तो निशानदेही की थी कि अगर कोई ऐसे रूल्स बहुत अच्छा लेकिन एक वफाकी हुकूमत को ऐसे रूल्स बता दें। अच्छा चलें ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बात तो सारी वहीं आ गई कि वीपीएन के थ्रू ही यूज हो रहा है, लेकिन यूज तो हो रहा है, क्यों यूज कर रहे हैं ये बताएं। कि हाईकोर्ट ने पहले भी वफाकी हुकूमत से जवाब मांगा था कि स्टेटस बताया जाए बेसिकली, फिर पीटीए हुकाम की तरफ से जवाब आया भी था और उन्होंने क्या बताया कि कोर्ट अब भी मुतमईन नहीं। उस वक्त क्या हुआ था? एक्चुअली चेयरमैन पीटीए खुद अपनी जाती हैसियत में पेश भी हुए थे और गलती से कह लें या फिर वो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा कि हम भी वीपीएन से इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद में उन्होंने अदालत से माफी भी मांगी और चीफ जस्टिस बहुत इस पे नाराज भी हुए। उन्होंने कहा कि मुझे आपको बुलाकर मायूसी हुई है कोर्ट में, क्योंकि वो खुद अपने मुंह से कह गए कि हम भी वीपीएन के थ्रू। अगर वो दुआ बात सारी ये है कि अगर वो अपने मुंह से ना भी कहते तो सारों की एक्सपर्ट ट्वीट्स वगैरह और सब कुछ तो पता है ना कि कौन यूज कर रहा है कौन नहीं कर रहा। एंड ये अगेन आई विल से दिस इज सो रॉन्ग। मतलब ये वो चीजें जो बिल्कुल गलत हैं कि आप पब्लिकली किसी को मतलब एक पूरी ऐप है ये, एक कम्युनिकेशन का तरीका है ये, उसको आप डिस करें और कहें कि अब ये बिल्कुल यूज नहीं होगी बिकॉज कौमी सलामती एंड ऑल दैट, और खुद यूज करें, लेकिन अपने लिए नहीं है। मतलब वो अपने लिए वो नहीं ये है। आम शहरी बिल्कुल इस सतह पे लीक उस सतह पे नाइंसाफी तो सर्टनली महसूस होती है। अब ये बता दीजिए कि आखिरी चांस ही हम समझे अदालत की तरफ से दिया गया है, क्या कार्रवाई हो सकती है इसके बाद? एक्चुअली अदालत ने फाइनली ये कहा है कि आप कोई ऐसा हल ले आए, क्योंकि जो जवाब जमा करवाए गए थे वो मुतमईन नहीं कर सके। क्योंकि जस्टिस अली जिया बाजवा जो बेंच का हिस्सा था उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप आइन और कानून पढ़े तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि किसी भी ऐप को ब्लॉक किया जा सकता है। तो उस पर उन्होंने अभी ये कहा है कि आप फाइनली एक ऐसा कोई स्ट्रैटेजी लेके आए कि इसका हल क्या निकालना है। और ये यहाँ तक आ गया कि अगर आप ये समझते हैं कि पीटीए इसको नहीं देख रहा और ये काबीना से मंजूर हुई है तो फिर हम काबीना के सरबराह को नेक्स्ट हेयरिंग में बुला लेते हैं। तो इस पर अभी फाइनल जवाब जमा करवाने के लिए अभी हेयरिंग का ही वेट किया जाएगा और उसके बाद तौहीन अदालत तो डेफिनेटली इस पर नहीं लगेगी, क्योंकि उनको अभी मौका दिया गया कि वो भी जमा करवाएं अपना जवाब। 8 अप्रैल को इसकी समाअत होगी जो नेक्स्ट। थैंक यू। फिर 8 को आपसे दोबारा पूछेंगे इस बारे में। क्यों दुआ? सारी बातें एक तरफ, अगर बैन है तो ब्लैंकेट बैन होना चाहिए, देन नोबडी शुड बी यूजिंग इट एट ऑल। हम दुनिया से नहीं कट जाएंगे? नहीं तो आपके फैसला है ना, दुनिया से कटने का तो कटे। फिर कुछ लोग ना कटें और कुछ लोग कटें। मतलब सिलेक्ट हो रहा है कि कौन कटेंगे कौन नहीं कटेंगे। यानी बेसिकली हम तो नहीं कट सकते क्योंकि हम तो इलीट पीपल्स है ना, ये हुकूमती लोगों की तरफ से मैं कह रही हूँ। और बाकी आम है, आप लोगों को दुनिया में क्या हो रहा है पता होने की जरूरत नहीं है। ये सुनिए, जिला कोरम में आपको पता है अमन ओमान की सूरत हाल खराब है, उसकी वजह से परेशानी का शिकार थे लोग। अब एक नया फिनोमेना आया भाई, जंगली भेड़ियों ने जी लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है। भेड़ियों के मुंह को इंसानी खून लग गया, ऐसा लग रहा है कि मूवी का नहीं। 17 अफराद को अब तक काट चुके हैं भाई। अली अफजल अफजाल हैं, बता रहे हैं हमें क्या हो रहा है वहां पे। लेट्स वॉच। वस्ती कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में जंगली भेड़िए ने हमले शुरू कर दिए हैं और लोगों को जख्मी कर रहे हैं। जो भी बंदा घर से रात को निकलता है शमखे, ऊँट और जिमश के दीगर इलाकों में, उस पर जंगली भेड़िए हमलावर होते हैं। अब तक 17 अफराद जंगली भेड़ियों के हमलों में जख्मी हो गए हैं, जिन्हें सदा अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं। आज मज़ीद 3 अफराद जख्मी हुए हैं और गुज़िश्ता 3 रोज़ में 14 लोग जख्मी हो गए थे। डॉक्टरों का कहना है कि जख्मियों की हालत ख़तरे से बाहर है और उनका इलाज जारी है। यहाँ पे घने जंगलात हैं और जंगलात से ही भेड़िए रात को निकलते हैं और लोगों पर हमलावर होते हैं। जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जंगली भेड़िए ने बच्चों और दीगर लोगों को काटा है। बड़ा मतलब रात को हमले करते हैं। दिस इज अ हॉरर स्टोरी, ये एक पूरी हॉरर मूवी है। मतलब वेयरवुल्फ और वुल्वरीन और ये सब कुछ तो आपको पता ही होगा। आई एम जस्ट थिंकिंग इतनी तादाद में लोग, कोई 1-2 इंसिडेंट्स नहीं है, कितने अफेक्टेड हैं इस चीज से।
सो या आई होप कि इंतज़ामिया कुछ करे, देखे किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। अभी एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे कुछ देर में। दिमाग जी, मुल्क भर में लोग एहतिकाफ में बैठ रहे हैं, मसाजिद में इंतजामात मुकम्मल हैं। पेशावर से हमें बताएंगे रसूल दावड़ साहब। जी, इस वक्त हम पेशावर सदर के तारीखी सुनहरी मस्जिद में मौजूद है। यहाँ पर मुतकिफ होने वाले बहुत से हजरातों ने यहाँ पे अपने अपने लिए जगह बना ली है। इस वक्त बहुत से लोग एहतिकाफ में बैठ गए हैं और बाकायदा यहाँ पे घरों से सामान उठाकर यहाँ मस्जिद में अब ये 10 दिन रहेंगे एहतिकाफ में। इस हवाले से जो मुतकिफ है, जो एहतिकाफ में है, उनसे भी जानेंगे। हम अल्लाह ताला का बहुत फजल है, बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दिए कि भाई हम एहतिकाफ पे बैठ गए और अल्लाह ताला से ये दुआ करें हम अपने पाकिस्तान के लिए, अपने लोगों के लिए कि जो सख्तियाँ हम पे गुजर रही हैं हमारे घरों में, हमारे बच्चों पे, अल्लाह ताला करे कि ये तकलीफ सारे निकल जाएं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। इस वक्त हम देख रहे हैं कोई तिलावत कुरान पाक में मशगूल है और कोई नवाफिल पढ़ रहे हैं, इसके अलावा जिक्र अस्कार कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये सुन्नत रसूल है और ये 10 दिन तक वो इसी मस्जिद में रहेंगे और इसी मस्जिद से नहीं निकलेंगे। इनकी सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम इसलिए किए गए हैं कि इनसे बाकायदा ID कार्ड लिए गए हैं और टेलीफोन भी इनके पास नहीं है। इनको कहा गया है कि अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मस्जिद इंतज़ामिया बाकायदा इनकी फैमिली के साथ रब्ता कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ अपने जो मोबाइल है वो अपने यहाँ पे कारी साहब के पास जमा कर दिए गए हैं और इन्हें कहा गया है कि यहाँ पे जितनी हो सके वो अपने जिक्र अस्कार और इसके अलावा नवाफिल में ये वक्त गुजारे। जी, ज़बरदस्त जी, इंतज़ामात मुकम्मल हैं। हमारे जो मस्जिद में इमाम साहब थे ना, वो नौजवानों से ज़रा शिकवा कर रहे थे कि आप एहतिकाफ में तो बैठ जाते हैं लेकिन सारा टाइम मोबाइल में लगे रहते हैं। तो एहतिकाफ में आप मोबाइल लेके जा सकते हैं? मतलब जा तो सकते हैं, आई एम श्योर जाते भी हैं, लेकिन doesn't that beat the whole idea? खफा नजर आ रहे थे मुझे। That really does beat the whole idea, but you do what you have to do. अच्छा, कराची में गर्मी जो है वो आ भी गई है और मज़ीद आने वाली है। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है, आज से शुरू हो रहा है और साथ ही आज से कराची समेत सिंध भर में गर्मी बढ़ने की पेशगोई की जा रही है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में दर्जा हरारत, चेक दिस आउट, 40 डिग्री पर भी जा सकता है। लाइक तो फिर 49, 47, 45 होता है यहाँ पे। मुल्क भर में बारिशें बरसाने वाले सिस्टम के दाखिले के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। खास तौर पर इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, यहाँ नहीं हो रही, बाकी सब जगह होगी। महकमा मौसमियात के कुछ माहिरीन बाद शहरों में ईद पर बारिश का इम्कान भी जाहिर कर रहे हैं। भाई अच्छा, चलिए इसी पे मजीद वैसे क्या बात करना, लेकिन बात कर ही लेते हैं। हो सकता है हमें कोई खुशखबरी मिल जाए कि यहाँ भी कुछ बारिश हो जाए, बट नॉट रियली। अंजुम नज़ीर जैगम साहब हमारे साथ हैं और मेट्रोलॉजिस्ट हैं। ये बताइएगा कि आज कराची में गर्मी है और बताया जा रहा है कि ये तो अभी आगाज़ है, तो कब तक ये सिलसिला जो है चलेगा और क्या दर्जा हरारत जो है, टेम्परेचर जो है वो होगा शहर का? जी देखें, आज कराची में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रहने की तवक्को है। इसके साथ साथ जो नमी का तनासब है वो भी तकरीबन 35-40% के साथ साथ रहेगा, जिसकी वजह से जो है वो फ्रीज लाइक टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा महसूस किया जा सकता है। ताहम दोपहर गए से जो है वो समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी और शाम जो है फिर खुशगवार हो जाएगी। ये सिलसिला जो है अगले 3 से 4 रोज़ तक इसी तरह बरकरार रहेगा। उसके बाद 2 से 3 दिन तक थोड़ा सा रिलीफ होगा, दोबारा टेम्परेचर जो है वो 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में आगे। अच्छा, सर ईद के दिन भी ज्यादा दूर नहीं है, तो बता दीजिए ईद के दिनों में क्या ऐसा मौसम होगा कि लोग घरों से निकल सकेंगे तफरीगाहों के लिए? देखिए, गर्मी की शिद्दत तो जाहिर रहेगी। मार्च का एंड और अप्रैल का आगाज होगा तो दर्जा हरारत तकरीबन मैक्सिमम 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान होंगे ईद के दिनों में। ताहम इस दौरान जो है वो समुद्री हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत तो बढ़ता होगी, लेकिन आप घर से निकल सकेंगे। अच्छा, एक और सवाल, ऑल्दो मेरा ख्याल है आप जवाब इसका दे चुके हैं, लेकिन हम फिर भी पूछेंगे आपसे कि कराची वाले जो है ना वो सर्दी गर्मी तो देख ही रहे हैं, बल्कि गर्मी देख रहे हैं, सर्दी कहाँ हुई इस बार। बारिश को तो बिल्कुल तरस ही गए हैं, तो ये क्या सिचुएशन है? इतने अरसे से बारिश ना होना और करीब करीब दिनों में भी इम्कान ना होना, क्या ये आपको नॉर्मल लग रहा है? देखिए, मोस्टली कराची में जो है वो जनवरी के
एंड में या जनवरी में, फिर फरवरी में और मार्च में 1 से 2 स्पेल बारिश के हो जाते हैं। ताहम इस साल जो है वो पहले से ही इस बात का जो है वो बता दिया गया था कि बारिशें मामूल से कम होंगी, लिहाजा उसका इम्पैक्ट कराची के ऊपर आया और कराची में एक प्रोलॉन्ग टाइम गुजर गया है जो कराची में बारिश नहीं हुई और आने वाले में फिल वक्त बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तो आप कह सकते हैं कि ये एक क्लाइमेट चेंज का शाखसाना है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम ना एक वादा चाहते हैं किसी से, कहीं प्रॉमिस कल बारिश होगी या परसों ये होगा या हफ्ते बाद ये होगा, अल्लाह मियाँ से बेसिकली, लेकिन हम बातें करते रहते हैं, इधर उधर पूछते रहते हैं, बट इट्स नॉट हैपनिंग। हम ही को अब्दुल्ला कहीं जाना पड़ेगा, बारिश को थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे, यानी पूरा कराची कहीं और चला जाए बारिश को ज़रा फील्स लेके। अभी तो हम फिलहाल जा रहे हैं हैदराबाद और वहाँ पे ईद की तैयारी चल रही है और बाज़ारों का रुख कर लिया शहरियों ने, और इनमें से एक ऐसा बाज़ार है जिसका नाम बड़ा अच्छा सा है, लाइक रेशम बाज़ार। गए हुए हैं आप? नहीं, मैं नहीं गया, लेकिन हम जा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, अली नईम लेके जा रहे हैं हमें। जी बिल्कुल, ईद के करीब आते ही हैदराबाद के शहरियों ने भी बाज़ारों का रुख कर लिया। इस वक्त हम हैदराबाद के मशहूर रेशम बाज़ार में मौजूद हैं, कोहिनूर चौक के मकाम पर। यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन हों या मर्द हों इस वक्त शॉपिंग करने के लिए पहुँच रहे हैं। हमारे कैमरामैन अब्दुल खान आपको दिखा भी सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर इस बाज़ार के अंदर काफ़ी ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। ख़वातीन हों, लड़कियाँ हों, बच्चियाँ हों या मर्द हों जो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस वक्त ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। किसी को अपने मैचिंग की इस वक्त ज्वेलरी चाहिए तो किसी को शूज़ ख़रीदारी करनी है, इसी तरह से कोई सूट की ख़रीदारी में मसरूफ़ है, कोई बच्चों के गारमेंट्स की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर लोग पहुँच रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए और लोगों का ये कहना है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले के अंदर इस वक्त जो ख़रीदारी का रुझान है, जो दुकानदारों का कहना है वो इस वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन उन्हें उम्मीद यही है कि जैसे जैसे ईद करीब आएगी ये रश बढ़ता चला जाएगा और इसी तरह से जो यहाँ पर पहुँचने वाले ख़रीदार हैं उनका कहना है कि जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन क्या करें, ईद है। अच्छा, और ये सही रौनक, मतलब कि ठीक ठाक रश जो है ना वो बाजार में पड़ा हुआ है। रेशम तजावुज़ात, रेशम बाजार, रेशम गली, रेशम गली, यानी एक बाजार में ये गली है, ऐसा ही लग रहा है, बता भी रहे थे जैसे लिबर्टी लाहौर में दुपट्टा गली है एंड ऑल दैट। हाँ, आई मिस दैट। अच्छा, ब्रेक ले रहे हैं अभी, ब्रेक के बाद मिलें। वेलकम बैक। अच्छा जी, IMF और हुकूमत के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात की खबर और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए नेक शगुन साबित हो रही है। रवां हफ्ते स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेज़ी देखी गई और पिछले हफ्ते IMF ने पाकिस्तान हुकूमत को पॉलिसियों और इक़दामात की तारीफ की थी एक्चुअली उन्होंने, which was great। इशारा कि पाकिस्तान को कर्जे की नई किस्त जल्द मिल जाएगी। इस खबर का सबसे ज्यादा मुस्बत असर स्टॉक मार्केट में देखा गया, जहां पूरे हफ्ते मार्केट में तेजी का रुझान रहा। गुज़श्ता 6 दिनों में मार्केट में 4,685 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स पहली बार 1,19,000 पॉइंट्स अबूर करते हुए 1,19,421 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया और आज 7वें दिन अलबत्ता मुस्बत कारोबार की लहर टूटी है। 100 इंडेक्स 327 पॉइंट्स कम होकर 1,18,442 पर बंद हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का मुआहदा जल्द मुतवक्के है, जिसके बाद हम सर्टनली मार्केट में तेजी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, एंड वी नीड टू नो मोर अबाउट इट एज वेल। माशी तजियाकार सुहेल हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद सुहेल, ये बताएं कि आज की कमी को एक तरफ रख भी दें तो जनरली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कुछ दिनों से बड़ी पॉजिटिविटी जो है वो देखी जा रही है, विच इज़ ग्रेट। तो आज भी ऑब्वियसली इंडेक्स एक मौके पर 1,19,004 से भी ऊपर गया था, वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले पूरे हफ्ते मार्केट बहुत अच्छी रही है। जिस तरह आपने कहा कि मासवा एक दिन के कोई मार्केट 2.5 से 3% पिछले हफ्ते बढ़ी है और ये IMF के जो रिव्यू है उसके डिले हो जाने के बावजूद हमने मार्केट में बेहतरी देखी है। आई थिंक इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सरमायाकार हैं उनको कॉन्फिडेंट हैं कि IMF के रिव्यू में कुछ ताख़ीर ज़रूर है मगर वो कुछ दिनों के बाद हो जाएगा। इस वजह से वो अपना सरमाया स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। और दूसरा ये कि पिछले साल जिन्होंने 1 साल का T-बिल या 1 साल का टर्म डिपॉजिट लिया था
वो बहुत ऊपर रेट्स है, 19-20% थे। तो जब उनकी मैच्योरिटी आ रही है तो रेट्स बहुत कम हो गए इंटरेस्ट रेट के। इस वजह से भी कुछ पैसा जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में मुंतकिल हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट हमने देखी ऑल टाइम हाई 1,19,000 इस हफ्ते क्रॉस कर गई थी। सर मोहम्मद सुहेल भाई, सरमायाकार IMF मुआहदे का सुनकर सर्टनली खुश हैं। आपने कहा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आ रही है, वज़ीर ख़ज़ाना मुतमईन है, लेकिन मुआहदा अभी तक हुआ नहीं है। सो अगर मुआहदा साइन होने में मजीद ताख़ीर होती है तो क्या कोई मौजूदा सेंटिमेंट बदल सकता है इन्वेस्टर्स का? अभी तो सरमायाकार ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ हफ्तों में ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा और उसके कुछ हफ्तों के बाद बोर्ड मीटिंग हो जाएगी और पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे। अलबत्ता अगर पाकिस्तान के IMF के साथ मामला, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन पर हों, चाहे वो बजट पर हों या कोई और एनर्जी सेक्टर इश्यूज पर हों, अगर उसमें ताख़ीर हुई तो ये स्टॉक मार्केट के लिए भी नेगेटिव होगा और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी इससे इफेक्ट होगा। अच्छा, ये भी बता दें, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में एक और बात भी बड़े सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट कम करे तो फिर ही असल कारोबार जो है वो नज़र आएगा, तो और रिकॉर्ड भी वगैरह टूटेंगे। मतलब ये सारी बातें हो रही हैं, तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले कोई 8-9 माह में 24% से 12% पॉलिसी रेट कर दिया है। अभी शायद अगर इकोनॉमिक हालात में स्टेबिलिटी रहे, IMF का टाइमली इन्फ्लोज आ जाएं और दूसरे इन्फ्लोज आ जाएं, तो गुंजाइश बनती है कि शायद 1% मजीद नीचे जाए। मगर मेरा ख्याल है कि एक मेजर डिक्लाइन इंटरेस्ट रेट में हो गया है। अब यहाँ से 1% या 1.5% अगर डिक्लाइन होता है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और हमें नज़र आ रहा है कि कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिकअप हो रही है। अब सिर्फ हुकूमत को जो एनर्जी सेक्टर के इश्यूज हैं उसको एड्रेस करना है। अगर वो एड्रेस हो जाए हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में थोड़ी सी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिकअप होगी। चलें, दैट्स गुड। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल हमसे बात करने का, मासी तज्जिया कार। ऑल राइट, ओके, टाइम कम रह गया, लेकिन हम कोयटा चलेंगे। हाँ, और वहाँ भी लोग एहतिकाफ बैठने के लिए मसाजिद का रुख कर रहे हैं। नदीम कौसर हमें बता रहे हैं। की तरह कोयटा में भी एहतिकाफ में बैठने का सिलसिला शुरू होने वाला है। तकरीबन कोयटा में 900 से ज़्यादा मसाजिद हैं, जिनमें जो है छोटी बड़ी मसाजिद हैं जिनमें लोग जो है एहतिकाफ में बैठेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के वफ़ा रोड पर एक मस्जिद के सामने, जहाँ ये जो एहतिकाफ में बैठने का सिलसिला है वो अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो रहा है। लोग जो है जो एहतिकाफ में बैठना चाह रहे हैं वो अपने सामान लेकर इस मस्जिद में आ रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर्दे लगाए जा रहे हैं। और इसी तरह दूसरी मसाजिद हैं उनमें भी यही सिलसिला है। मस्जिद के किसी कोने में या किसी मस्जिद में जो है पर्दे लगाकर जो है लोग जो है एहतिकाफ में बैठते हैं। यहाँ भी ये सिलसिला जारी है। एहतिकाफ में बैठने वाले जो हैं वो अभी से लेकर जो ईद उल फितर के चांद है वो नज़र आने तक जो है वो वहाँ यहाँ बैठेंगे और उसके बाद जो है जैसे ही चांद नज़र आएगा तो वो अपने घरों को जा सकेंगे। इस मौके पर जो है ख़ुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाता है। लोग अपने मरहूमीन के अलावा मुल्क की सलामती के हवाले से भी दुआएँ करते हैं। शुक्रिया आपका, जबरदस्त। अच्छा जी, आज का दिन अच्छा है। और अभी मैं ब्रेक में भी लिटरली हसन नवाज की वो मैं देख रही थी, पूरा मैच जो है ना वो अभी बैठ के देखा सेंचुरी देख रहा था कि किस तरह आगा सलमान ने फिर सिंगल लिया और फिर उनको मौका दिया अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने का और फिर वाइड एंड देन बस हमें यही समझे कि हमें यही रिपीट एक्शन चाहिए ऑन संडे एज वेल, जब हमारा चौथा मैच होगा उनके साथ और इंशाल्लाह हम जीतेंगे एंड देन 1 विल बी लेफ्ट। तो क्या ही बात हो जाए। टुमारो इंशाल्लाह। बाय।